उनसे अवगत कराइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल योर नेम सर। मेरा नाम डॉक्टर गौरव खरिया है जी। और मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में बच्चों का जो रक्त रोग विशेषज्ञ होता है, बच्चों की जो कैंसर्स होते हैं उनका विशेषज्ञ हूँ, और साथ में जिन बच्चों को भी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है उनका इलाज करता हूँ। जैसे इन्होंने पूछा कि बच्चों में ये कैंसर का कारण क्या होता है, क्योंकि जनरली आमतौर पर धारणा हम लोगों में है भाई गुटखा खा रहा, तंबाकू खा रहा है, बिल्कुल ये ठीक चीज़ बात है। तो इससे, लेकिन बच्चों का तो इनसे कोई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे जो हैं कॉजेटिव फैक्टर्स जो रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स जो रहते हैं, है ना, ये सब एडल्ट्स में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बच्चों में ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ एक कैंसर्स रहते हैं जिनमें एसोसिएशन रहता है, बट अदरवाइज 95% कैंसर्स में बच्चों में कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है कि इस बच्चे को खाने पीने में इसकी कमी हुई या इसका एक्सेस हुआ और उसके कारण ये कैंसर हुआ। करीब 10 से 15%, 20% केसेस में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो अभी हमें पता है। हो सकता है जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े वैसे ये म्यूटेशंस का नंबर, जेनेटिक बेसिस जो है कैंसर्स का, ये और बढ़ता जाए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करीब 10 से 15% कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ म्यूटेशन ऐसा हो जाता है जेनेटिक लेवल पे जिससे उस कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो म्यूटेशन किस तरह का उत्परिवर्तन किस तरह का होता है सेल में? देखिए, उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं कि कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जो हेरिडिटरी, जैसे थैलेसीमिया है किसी बच्चे को, जैसे किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, तो मतलब वो जो थैलेसीमिया है वो मदर और फादर से थैलेसीमिया बच्चे में आया है। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो इनहेरिट नहीं होते हैं, मतलब वो अनुवांशिक नहीं होते हैं। वो जैसे जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का गर्भ में, उस समय वो म्यूटेशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ म्यूटेशंस जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं डेली बेसिस में हमारे करोड़ों सेल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं और करोड़ों नए सेल्स बनते हैं। अब इस प्रक्रिया में कोई ऐसा एक सेल पनप सकता है जिसमें कि ये कैंसर का पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेल्स पनपते हैं तो फिर बच्चों को कैंसर हो सकता है। कॉमन क्या होता है बच्चों में? कॉमन कैंसर सबसे अधिक कैंसर की शिकायत किसकी होती है? हाँ, जो सबसे कॉमन कैंसर बच्चों का होता है वो होता है ब्लड कैंसर, है ना। ऑलमोस्ट अगर आप पूछेंगे मुझसे 100 बच्चों को अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो उसमें से 50 से 60 में करीब ये ब्लड का कैंसर होता है। ब्लड के कैंसर में भी ब्लड के हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उन कंपोनेंट्स में से किस में कैंसर पनप रहा है उसके हिसाब से हम उसको ALL बोलते हैं। अगर लिम्फोइड सेल्स में पनपता है या माइलोइड सेल्स में पनपता है तो उसको AML बोलते हैं। तो ALL जो है, जो लिम्फोइड सेल वाला कैंसर है, ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, है ना, दिमाग के जो कैंसर्स हैं। लिम्फोमाज होते हैं जो रसौली हम बोलते हैं, है ना। किडनी के ट्यूमर हैं, न्यूरोब्लास्टोमा है, विल्म्स ट्यूमर है। ये जो कैंसर्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। अच्छा, ब्लड कैंसर तो सर एक इसको बोलते हैं उपचार आसान नहीं है, तो कितना इसमें उपचार की चांसेज है, सर्वाइवल कैसा रहता है? यही जो धारणा है इसको हमें बदलना है। ये एक जनरल बिलीफ है, मतलब आप लोगों में भी, जनरल पब्लिक में भी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो पीडियाट्रिक कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चों को देखते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है बट जो डॉक्टर्स जो बच्चों को देखते हैं, सब में यही धारणा है कि जो कैंसर है, ब्लड कैंसर स्पेशली, वो उसका इलाज अच्छा नहीं होता। पर जो बच्चों का ब्लड कैंसर है, अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो उसका सक्सेस रेट TB के इलाज से बेटर है, ट्यूबरक्लोसिस के इलाज से बेटर है ना। एक बच्चा अगर हम सही तरीके से ब्लड कैंसर का इलाज कर सकें तो 90% गुंजाइश है कि सारी ज़िंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल नॉर्मल रहेगा बिना किसी परेशानी के, है ना। तो ये जो धारणा है हम सभी के मन में, ये गलत है। पिछले 40 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में कि अगर हम सही समय पे, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके और बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर सकें तो भले ही वो ब्रेन का ट्यूमर हो, ब्लड का ट्यूमर हो, लिम्फोमा हो, किडनी का ट्यूमर हो, लिवर का ट्यूमर हो, इन सब का जो आउटकम है ये 80 से 90% से ऊपर है। और बड़ों में जैसे हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट किया तो 5 साल का सर्वाइवल अगर हो गया तो बहुत है, हम बच्चों में ऐसा नहीं मानते। बच्चों में सर्वाइवल मतलब लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल। तो अगर अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं
तो लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल इज 80 to 90%। अच्छा, इसमें जो सर्जरी सबसे ज़्यादा माना जाता है, सिर्फ ब्लड कैंसर को छोड़ दीजिए तो अन्य अंगों में जो सर्जरी को माना जाता है, तो सर्जरी में सर जो कैंसर सेल होती है, तो पूरी कैंसर सेल को कैसे पहचानने का आज की आधुनिक तकनीक है कि एग्जैक्टली पूरी 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 एग्जैक्टली कैंसर सेल एग्जैक्टली को हम पहचान जैसे लें। सर्जरी का मेन प्रिंसिपल ये होता है, ब्लड का तो आपने बिल्कुल सही बोला, ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्रेन में भी जा रहा है, वो हर ऑर्गन में जा रहा है ना। पर जो सॉलिड ट्यूमर्स रहते हैं, जैसे किसी को विल्म्स ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है या न्यूरोब्लास्टोमा है, तो जब भी सर्जन, और पहले तो जब डायग्नोसिस होता है तो हम उसकी ऐसी जांच करके देखते हैं, स्टेजिंग देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ट्यूमर फैला है तो फिर उसकी सर्जरी अपफ्रंट नहीं करते हैं। अगर लोकलाइज ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी करते हैं अपफ्रंट। और जब सर्जरी करते हैं तो सर्जन क्या देखता है कि ट्यूमर के आसपास का जो 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है उसको रिसेक्ट करता है। तो सर्जरी के दौरान ही वहाँ से बायोप्सी लेते हैं ट्यूमर के आधे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बाद की टिश्यू की, और उसमें देखते हैं कि उसमें भी कैंसर सेल्स तो नहीं है ना, इसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। और उसकी रिपोर्ट हमें 10 से 15 मिनट में मिल जाती है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कैंसर फ्री मार्जिन जो है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर यहाँ कैंसर पनप रहा है तो इसके आसपास हमें करीब आधा से 1 सेंटीमीटर जो है एरिया निकालना है, जिससे उसके बाद वाला जो एरिया है उसमें कैंसर के सेल्स ना हो। तो ये सर्जरी का प्रिंसिपल होता है कैंसर की। जैसे सर आपने कहा कि अगर प्राइमरी स्टेज में समय से पहले पता चल जाए तो इसका उपचार अधिक आसान है और लॉन्ग लाइफ, मतलब वो अच्छा ज़िंदगी जी बिल्कुल सकता है। तो बिल्कुल सर इस जागरूक करने के लिए अपने भोपाल में जैसे देखो तो कैंसर हॉस्पिटल ले दे के एक है, तो इस तरह जागरूक कैसे किया जाए गांव में, हर जगह रिमोट इलाकों में? देखिए अब पिछले 10 से 15 सालों में बच्चों के कैंसर के इतने सारे और इतने अच्छे विशेषज्ञ हैं देश भर में, है ना। पहले क्या था कि जो कैंसर्स होते थे बच्चों के, उनको उनका जो इलाज होता था वो एडल्ट्स ऑन्कोलॉजिस्ट करते थे, मतलब जो बड़ों में कैंसर का इलाज करते हैं वही लोग बच्चों में किया करते थे। और दोनों का जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के वो अलग अलग हैं। बच्चों के कैंसर का जो इलाज के प्रिंसिपल्स होते हैं और जो बड़ों का होता है वो अलग अलग है। पिछले 10 से 15 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें जो बच्चों के डेडिकेटेड, जैसे आई एम अ डेडिकेटेड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना, ऐसे ही काफ़ी सारे और मेरे कोलीग्स हैं जो देश भर में डेडिकेटेड बच्चों के कैंसर्स का इलाज करते हैं, और इसके चलते जो आउटकम्स हैं वो बहुत बेटर हुए हैं। तो अवेयरनेस ही हमें करनी है। जैसे कोई भी अगर बच्चा होता है जिसका कि कैंसर के सिम्टम्स हैं ना, अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स हैं, तो उसको जल्दी से पिक करके और एक डेडिकेटेड सेंटर में हमें रेफ़र करना है, जिससे कि बिना डिले किए हुए उसका इलाज शुरू किया जा सके, और वही एक ही है बेटर आउटकम्स के लिए, सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए। अच्छा, जेनेटिक के अलावा सर, जैसे आपने बोला कि कैंसर जेनेटिक भी है, कुछ न कोई म्यूटेशन का आपने नाम लिया, इसके अलावा आज की जो लाइफ स्टाइल है बच्चों की, खान पान, बच्चों को मेन रूप से खान पान है, इसका भी क्या असर पड़ रहा है? रीरोस्टेड भोजन या फिर ये या फास्ट फूड ज़्यादा खाना, क्या इससे भी देखिए ऐसे कोई इन सारी चीज़ों से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला है। बट यस, it's a general principle that a healthy lifestyle which includes regular physical activity, है ना, a good nutrition, ये जो चीज़ें हैं ये हर किसी में, भले वो एडल्ट हो या बच्चे हों, उनमें जो कैंसर का इंसिडेंस है वो कम करता है ना। तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि फास्ट फूड खाने से ये वाला कैंसर होता है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ये वाला कैंसर होता है, बट दोज आर जनरल प्रिंसिपल्स। जी। सर ऐसी कोई रिसर्च हुई है क्या कि यानी कि प्रेजेंट में बच्चों में कैंसर बढ़ा हो, ज़्यादा बच्चों में मामले आ रहे हैं? कैंसर दोनों तरह से हम देख सकते हैं। जो भी कंट्री डेवलपमेंट के फेज में होता है, ऐसा भले वो यूएस आज से 50 साल पहले हो या यूके हो या जर्मनी हो, जब भी कंट्री डेवलपिंग फेज में होता है उसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, विकासशील हाँ, विकासशील राष्ट्रों में ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और जब वो एक बार डेवलप्ड हो जाता है तो कैंसर का इंसिडेंस प्लेट्यू हो जाता है ना। हमारा जो देश है ये अभी वो डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा है, इसलिए कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। दूसरा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो
कैंसर के जो डायग्नोसिस है वो इम्प्रूव हुआ है। पहले अगर 100 बच्चे जो कैंसर से एक्चुअली प्रभावित होते थे, बट उनका जो डायग्नोसिस है वो हो सकता है 10-20 बच्चों में हो पाता, बट अब वही जो डायग्नोसिस है वो 40 और 50% बच्चों में हो पाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके कि पीछे बच्चे अवेयरनेस वास्तव है में कब कि जो हाँ। डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, हमारे जो पीडियाट्रिक कोलीग्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, टाइमली टाइमली रेफरल होता है। हाँ। तो और जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं वो बेटर हैं, है ना। तो अगर किसी बच्चे को थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं ब्रेन में, पहले मोडालिटीज़ नहीं थी, अगर किसी को सीटी स्कैन कराना है या एमआरआई कराना है, 200 किलोमीटर दूर है, अब उसी में उसको प्लान करने में कि भाई इसका सीटी या एमआरआई होना है, फैमिलीज़ को 1-1 2-2 महीने लग जाता था। अब अगर ज़रूरत है, डॉक्टर को लगा कि भाई इस बच्चे को सीटी स्कैन होना है, ब्रेन का एमआरआई होना है, अगले दिन कहीं ना कहीं आसपास उसका सीटी स्कैन इमेजिंग हो सकती है, तो वो जो डिले होता है वो कम हो जाता है। और सबका प्रयास यही है कि हर बच्चे को विद इन 10 to 15-20 किलोमीटर्स ऐसा डेडिकेटेड सेंटर हो जहाँ पर उसको जो ऑन्कोलॉजी का जो इनिशियल डायग्नोसिस है एटलीस्ट वो मिल सके, और फिर हर 100-150 किलोमीटर में एक रेफरल सेंटर हो जहाँ पर उन बच्चों का डेडिकेटेड तरीके से इलाज किया जा सके। जागरूकता कार्यक्रम के लिए आपने बोला, तो इसमें सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी? कि सरकार अभी तो भी कर देखा ही जा रही रहा है है। कि लोकल स्तर पे जो सरकारी वो हैं तो वो कैंसर की जांच को लेकर इतना ज़्यादा वो नहीं रहते कि नहीं है। या जनरली सर लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान पाए? कॉल ले लूँ? हाँ सर ले लीजिए। हेलो, चलो ले लो।